welcome you all in today's lecture. Today's lecture is on preamble and basic features of Indian Constitution. We have Kavita Singh Rajput who will deliver today's lecture. So welcome, Kavita. Hello, sir, I am audible. Kavita, are you there? Hi, yeah, you are audible. You can start. Good evening, everyone. My name is Kavita Singh Rajput from Sociology Department. First of all, I would like to thank Rajnikant sir and the whole Circle team to giving me this opportunity to deliver this lecture. So, my lecture is on preamble and basic structure of Indian Constitution. अ, अगर प्रियम्बल की थोड़ी सी हम लोग बात करें तो इसमें जो है थोड़ा सा हम लोग जो है हिस्ट्री को समझते हैं सबसे पहले कि प्रियम्बल प्रियम्बल जो है कहाँ से आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1946 की आसपास की अगर बात करें तो पहली बार जो है जो इंडियंस थे उनके हाथ में जो है पावर आई थी कि वो अपने सिटीजन्स के लिए और अपने देश के लोगों के लिए जो है डिसीजंस ले सकें, उनके लिए जो है उनके लिए जो है चीज़ें कर सकें। उनके पास पहली बार ये पावर आई थी। तो उस समय जो है 8 कमिटीज़ बनी थी और जैसे कि 8 कमिटीज़ बनी थी और उनको मतलब अपने एरियाज़ में काम करने के लिए दे दिया गया था। उसमें से जो इम्पोर्टेंट जो कमिटी थी वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमिटी। ओके, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे जैसा कि हम लोग जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। एंड इस कमेटी का सबसे इम्पोर्टेंट काम था कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने का। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कि इम्पोर्टेंट इन लोग के पास काम था। उससे पहले जो है इन लोग को प्रियम्बल बनाना था क्योंकि प्रियम्बल ही जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लिखी गई हैं उसको डिनोट करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रियम्बल जो है यहाँ से जो है एक इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू किए थे। उसके बाद अगर प्रियम्बल की बात करें तो जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं तो जैसे कि अगर हम लोग कोई बुक पढ़ते हैं इफ़ वी रीड अ बुक देन फर्स्ट वी रीड अ इंडेक्स। तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन एकदम उसी तरह है, एकदम सेम लाइक बुक। जैसे कि समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक की तरह है और प्रियम्बल जो है वो उसका पार्ट है, वो उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो बुक पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ते हैं ताकि हमको ओवरव्यू मिल जाए पूरी मीन्स बुक का। तो बिल्कुल प्रियम्बल उसी तरह है। तो प्रियम्बल जो है हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक शॉर्ट समरी है बिकॉज ऑल वैल्यूज आर एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं प्रियम्बल में। इसको जो है एन ए पालकी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है क्योंकि ये सारी चीज़ों को दर्शाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और प्रियम्बल जो है वो यूएसए से लिया गया है। और जो प्रियम्बल बनाते समय जो मेकर्स थे इसके प्रियम कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने ध्यान रखा था मतलब अपने इंडियन सिटीजन्स को लेकर कि उनके हिसाब से क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंडिया की कैसी सिचुएशन है उस समय की, उस हिसाब से जो है प्रियम्बल लिखा गया था, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। तो प्रियम्बल में कई वर्ड्स हैं इसमें, जैसे स्टार्टिंग है इसमें। तो प्रियम्बल में सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से होती है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। लाइक इसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मतलब सब सुप्रीम जो है इसमें वो लोग हैं, सबसे पहले लोगों के बारे में सोचा जाएगा। तब ही कोई चीज मतलब इसमें लिखी गई है लोगों के बारे में सोच के। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया और इसको इंडियन मतलब इंडियंस ने बनाया है। तो इसलिए जो है ये लाइन ऐसे स्टार्ट होती है। ये जो है इम्पोर्टेंट मीन्स वर्ड्स हैं प्रियम्बल में जो कि मतलब इसमें रिफ्लेक्ट होते हैं। फिर आता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मीन्स ये है कि नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्री। लाइक हम लोग की कंट्री है इंडिया तो मीन्स डिसीजंस जो भी हैं वो हमारी गवर्नमेंट लेगी ना कि बाहर की गवर्नमेंट लेगी, ऐसा है। तो इसमें हम लोग खुद के डिसीजंस लेने के काबिल थे, तो सोवरेनिटी जो है इसका ये मीनिंग है। उसके बाद आता है सोशलिस्ट।
सोशलिज्म एक्चुअली ये है कि जो गवर्नमेंट है, जितने भी सिटीजन्स हैं, उसको इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी जो है उन लोग को मिलेगी, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा सब सब कुछ। जैसे कि अब अगर एग्जांपल लें सोशलिज्म और कम्युनिस्ट का, तो इसमें जैसे कि कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, इसको समझाने के लिए अगर दो एग्जांपल लें, तो कम्युनिस्ट जैसे कहा जाएगा तो वो चाइना में और सोशलिस्ट इंडिया में। लाइक सोशलिस्ट में एक सिस्टम से सब कुछ होता है, जैसे कि गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो उस हिसाब से वो जो है टैक्स लेती है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है और अपने हिसाब से करती है। और कम्युनिस्ट में अगर चाइना में देखें, तो वो किसी भी तरह मतलब जबरदस्ती या कुछ भी कैसे भी लो और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसा है, कोई सिस्टम नहीं है। तो इंडिया में जो है एक सिस्टम है, लाइक टैक्स का सिस्टम है। तो इस तरह से मतलब सोशलिज्म को हम लोग समझ सकते हैं कि इक्वालिटी से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना सारे सिटीजन्स में। 1 सेकेंड। सॉरी एवरीवन। देन हम लोग आते हैं सेकुलर पे। जैसा कि सेकुलर हम लोग जानते हैं कि इसमें ये होता है कि स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, सारे रिलीजन को जो है जिसका जो भी मन है वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसको एक्सेप्ट कर सकता है। तो स्टेट का अपना इसमें कोई रिलीजन नहीं है, हम लोग अपने रिचुअल्स को फॉलो कर सकते हैं। और सेकुलरिज्म जो है इंडिया में अपनाया गया है और इसे माना जाता है। देन हम लोग डेमोक्रेटिक पे आते हैं। डेमोक्रेटिक जैसे हम लोग जानते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा मेन, लाइक वी कैन से प्राइम मिनिस्टर। सो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय अस, सो लाइक नरेंद्र मोदी। सो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो लोगों से, जनता से चुन के जाएगा, चाहे वो देखिए आप डायरेक्टली देख लीजिए चाहे इनडायरेक्टली देख लीजिए। डायरेक्टली अगर देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद। लाइक हम लोगों ने जो चुना है, उन्हीं लोगों ने प्रेसिडेंट को भी चुना है। तो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुन हम ही लोग रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक का मतलब तो ये हो गया। देन रिपब्लिक पे आते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब है जो हेड होगा वो कोई मोनार्क या किंग नहीं होगा, जनता से चुना गया जो आदमी होगा या जो पर्सन होगा वो वहाँ पे हेड होगा। ये रिपब्लिक का जो मतलब है। उसके बाद आते हैं हम लोग जस्टिस पे। यहाँ पे ऐसा है कि जस्टिस जो है प्रियम्बल में बताया गया है कि सबको जो है, जितने भी लोग हैं सबको बराबर का जो है न्याय मिलेगा, और मतलब इक्वालिटी रहेगी सब में, और न्याय सबके लिए एक रहेगा, कोई भी बड़ा या छोटा इसमें नहीं रहेगा। फिर है लिबर्टी। सबको मीन्स हर चीज़ की लिबर्टी है, बोलने की लिबर्टी है, सोचने की लिबर्टी है, अपनी बातें कहने की लिबर्टी है। बट इसमें कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, लाइक आर्टिकल 19 में 6 क्लॉज ऐसे दिए गए हैं जिसमें रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट फ्रीडम भी है आपको। तो ये लिबर्टी की बात हो गई। उसके बाद हम लोग आते हैं इक्वालिटी। यहाँ पे एक्चुअली इक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रही है कि जितनी भी लाइक अपॉर्चुनिटीज़ हैं लोगों के लिए वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लाइक इसीलिए रिजर्वेशन आया है, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेस जो थी वो इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं पाती थी पहले के टाइम में, एशियन टाइम में। इसीलिए दैट्स वाई रिजर्वेशन केम। सो इक्वालिटी जो है सारी अपॉर्चुनिटी में सारे सिटीजन्स को मिले, इसलिए जो है ये टर्म इसमें ऐड किया गया है। उसके बाद है लास्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स सिंपली होता है कि भाईचारा। लाइक हम लोग में सारे सिटीजन्स में ब्रदरहुड की एक फीलिंग हो, तो इसलिए जो है हम लोग सब लोग मिल के यूनिटी में रहें, अनेकता में एकता, ऐसा। तो भाईचारे की एक फीलिंग होनी चाहिए, तो इस हिसाब से जो है कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। और प्रियम्बल के जो है ये सारे मतलब चीज़ें। अब लाइक हम लोग जानते हैं कि इसमें थ्री ऑर्गन्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो इसमें है, पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। वी नो दैट लेजिस्लेचर लेजिस्लेचर मेक लॉज, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉस, एंड जुडिशरी इसलिए है क्योंकि इन दोनों को चेक कर सके कि ये दोनों अपने काम सही से कर रहे हैं या इंटरफेयर तो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में।
इसमें जुडिशरी चेक कैसे करता है? देखिए आर्टिकल 13 में ये क्लियरली मेंशन है कि कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स से वायोलेटिव है तो उसको जुडिशरी जो है नल अवॉइड कर सकती है। तो ये पावर जो है जुडिशरी के पास है। और हम लोग इसमें आगे मींस ऐसा भी देखेंगे देयर इज अ फाइट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि हमेशा से अगर आप लोग पहले के केसेस पढ़े लाइक केसवा भारतीनंद केस एंड गोलकनाथ केस, जितने भी केसेस आए हैं वो यही बताते हैं कि हमेशा जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने आप को सुप्रीम दिखाने की कोशिश किए हैं। ये हम लोग जो है केसेस में आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1 सेकेंड। अब इसमें प्रियम्बल में आगे ये आता है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, मतलब ये भी क्वेश्चन उठता है तो इसको मैं डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पे कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। सो इसको समझने के लिए हम लोग को दो केसेस समझने पड़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में। लाइक फर्स्ट है बेरूबरी केस, 1960 में ये 1960 में ये आया था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें ऐसा जजेस ने कहा था। तो ये केस एक इम्पॉर्टेंट केस बनता है। फिर आगे चलकर 1973 में जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस कहा जाता है, केसवा भारती नंद केस वर्सेस केशव भारती नंद केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ये कहा गया था, जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने ये कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही का पार्ट है और इट इज अमेंडेबल, ये अमेंड हो सकता है। लेकिन आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा पार्लियामेंट से या लेजिस्लेचर से जो भी, कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको हम लोग जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उसके स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज जो है इस केस में कही गई थी। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है। प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन राइजेस दैट प्रियम्बल इज जस्टिसेबल और नॉट। लाइक प्रियम्बल के हिसाब से जो सिटीजन्स हैं क्या वो कोर्ट में जो है केस फाइल कर सकते हैं या उसके बिहाफ पे लड़ सकते हैं? तो इसका ऐसा नहीं है। इसमें जो है प्रियम्बल जो है जस्टिसेबल नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट जस्टिसेबल। इसके बिहाफ पे आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रियम्बल इज नॉट अ जस्टिसेबल। ये जो है ये एक डाउट रहता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस। नाउ 1 सेकेंड। नाउ केसवा भारतीनंद केस के बाद हमको ये पता चल गया था कि एक डॉक्ट्राइन आ गया था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसमें पार्लियामेंट को बिल्कुल भी ये पावर नहीं थी कि वो इसको स्ट्रक्चर को टच करें, जैसे कि डेमोक्रेसी हो गया, रिपब्लिक हो गया, सोवर्निटी हो गया, ये सब चीज़ें वो टच नहीं कर सकते हैं, अमेंड नहीं कर सकते हैं, मीन्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो था ये तो प्रियम्बल की बात हो गई। अब अगर हम लोग आगे समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसका अगर ओरिजिन देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सबसे पहले इवॉल्व हुआ था जर्मनी में 20th सेंचुरी में। इस उसमें एक जर्मन लॉयर थे जिनका नाम था सिड्रिक कॉनरेड, आई थिंक आई डोंट प्रोनाउंस करेक्टली, सिड्रिक कॉनरेड। तो उन्होंने जो है उस समय ये कहा था कि जो पार्लियामेंट है उसकी जो अमेंड करने की पावर है उस पे जो है हम लोग को रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन लगाना चाहिए। क्योंकि अगर लिमिटेशन नहीं लगेगा तो जो पार्लियामेंट है वो डिक्टेटोरियल हो जाएगी, मींस एक डिक्टेटरशिप में आ जाएगी कि वो कुछ भी कर सकती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें तो उस समय जो है ये थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से ओरिजिन हुआ था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, और उस डॉक्ट्राइन को हम लोग जो बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इम्प्लाइड लिमिटेशन, ये तब हुआ था जब पोस्ट जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि इसका ओरिजिन होना स्टार्ट हो गया था। देन
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग केसेस के हिसाब से समझेंगे तभी इसको समझ पाएंगे। एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसकी कोई डेफिनेशन नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ अ इवॉल्विंग प्रिंसिपल, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जुडिशरी के हिसाब से जो भी उस सिचुएशन में सही लगा है उन्होंने उस चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड कर दिया है टाइम के हिसाब से। तो इसकी कोई भी डेफिनेशन मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम समझते हैं कि केसेस के हिसाब से कैसे बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या चीज़ें जो है ऐड होती गई हैं। अ, सबसे पहले अगर बात करें 1951 में नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि इसमें जो भी जितने भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उसमें जो है जुडिशरी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है। मींस अपना कुछ इंटरफेरेंस या अपना डिसीजंस कुछ भी नहीं दे सकती है। ये जो है अमेंडमेंट पार्लियामेंट लेके आ गया। बट वी हैव स्टडीड दैट देयर इज अ फाइट बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट। हमेशा से इन लोग के बीच में जो है फाइट होती आई है। एक दूसरे को सुप्रीम दिखाने की कोशिश की गई है जैसे कि लेजिस्लेचर ने यहाँ पे दिखाया गया है। और ये अमेंडमेंट इसीलिए लाया गया था क्योंकि जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, 1 सेकेंड। इस अमेंडमेंट में आर्टिकल 31A एंड 31B में ये कहा गया कि जिस इंसान के पास, जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा लैंड है उससे जो गवर्नमेंट है वो लेकर और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सिटीजन्स में। तो ऐसा जो है ये अमेंडमेंट आया था। अब जैसा कि जुडिशरी के पास पावर है आर्टिकल 13 में कि अगर कोई भी लॉ उसको गलत लगता है तो उसके पास ऐसी पावर है कि वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो फर्स्ट केस अगर हम लोग पढ़ें तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस आया। उसमें जो है इन्होंने जो है शंकरी प्रसाद ने जो है केस फाइल किया कि ये मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ली जा रही है, गवर्नमेंट ले रही है जो कि मेरा मतलब मेरी प्रॉपर्टी है वो। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये कहा कि हमारे पास पावर है आर्टिकल 13 में लॉ को बदलने की, लेकिन ये जो चीज़ है ये अमेंडमेंट है। तो जुडिशरी के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो बदल सके क्योंकि ये अमेंडमेंट है और उनके पास है लॉ बदलने की पावर। तो इसलिए इस केस को खारिज कर दिया गया। देन अगर हम लोग बात करें तो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस आया। इसमें भी यही क्लेम हुआ कि लैंड जा रहा है, गवर्नमेंट ले रही है और मतलब इसमें कुछ करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगेन यही कहा कि ये अमेंडमेंट है और हम लोग के पास लॉ बदलने की पावर है। देन दिस तो ये केस भी खारिज हो जाता है। फिर अगर थर्ड केस की बात करें तो 1971 में गोलकनाथ का केस आता है। इसमें ये होता है, इसमें इसमें कहा जाता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो हम लोग का मतलब फंडामेंटल राइट है और गवर्नमेंट ऐसे नहीं ले सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स है ये फंडामेंटल राइट्स है और इसको गवर्नमेंट को वापस देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है जुडिशरी है उसका सुप्रीमेसी दिखती है हम लोग को कि वो आकर कहती है कि आपको वापस करना पड़ेगा जो आपने लिया है गवर्नमेंट को प्रॉपर्टी। तो इस केस में तो ये डिसीजन आता है। फिर 1907 जैसा कि मैंने कहा था कि फाइट हमेशा चल रही है सुप्रीम दिखाने की। जुडिशरी ने गोलकनाथ केस में दिखा दिया है अपना आपको सुप्रीम। नाउ 1971 में अब लेजिस्लेचर का टर्न है। 1971 में लेजिस्लेचर जो है एक अमेंडमेंट लेके आता है। वो अमेंडमेंट ये होता है कि उसमें ये लिखा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को जो पार्लियामेंट है वो अमेंड कर सकता है। नाउ सुप्रीमेसी प्रिवेल्स। तो किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, ये ऐसा अमेंडमेंट लेके आती है लेजिस्लेचर। देन जुडिशरी, नाउ द टर्न इज जुडिशरी। 1973 में जैसा कि मैंने अभी बताया था केशवा भारती नंद वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस आया था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और ये बहुत ही लंबा चलने वाला केस है। इसकी जो बेंच है वो भी सबसे ज़्यादा थी, 13 जजेस की बेंच थी। तो इसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि ठीक है, आप कोई भी मीन्स कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती है। लाइक अगर एग्जाम्पल से समझें, लाइक
हम कहें कि आप बिल्डिंग बना सकते हैं, बट आप उसके जो स्ट्रक्चर हैं, जो पिलर्स हैं, उसको टच नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर का फ्लोर्स बढ़ा सकते हैं, उसकी एरिया बढ़ा सकते हैं, उसमें कलर कर सकते हैं, बस आप पिलर्स को नहीं टच कर सकते हैं कि जिस पे वो खड़ा है। तो इसी तरह यही बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको टच नहीं किया जा सकता है। तो इस केस से हम लोग को पता चला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आ गया था कि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं थी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को टच कर सके इसमें। नाउ नेक्स्ट केस आता है 1971 का। 1971 का केस है राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का केस है ये। 1971 में ये केस आता है। इसमें क्या है कि राज नारायण जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करते हैं कि जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो है प्रैक्टिसेस जो हैं गलत हुई हैं और उसमें इंदिरा गांधी मतलब जीत गई है, तो मतलब वो उसको अपोज करते हैं। तो ये केस जाता है। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन देता है इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस के कारण जो है इंदिरा गांधी के इलेक्शन को वो क्वेस्ट कर देता है, और 6 साल तक ये आदेश सुनाता है कि जो इंदिरा गांधी हैं अ, वो कोई भी इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकती हैं। तो इंदिरा गांधी जो हैं वो कोर्ट में जो है अपील करती हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले 20 डेज पहले इंदिरा गांधी शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमन एट द टाइम, शी वॉज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड वो अमेंडमेंट लेके आती हैं मीन्स अपने ही हक में 39 अमेंडमेंट उससे पहले। इसमें 329A ऐड किया जाता है और इसमें ये कहा जाता है कि जो इलेक्शन होंगे उसमें प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के इलेक्शन में जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं कर सकती है। ऐसा जो है वो अमेंडमेंट लेके आती हैं। नाउ जुडिशरी जुडिशरी का टर्न आता है। जुडिशरी कहती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इसको आप वो नहीं कर सकती हैं। और पीएम और स्पीकर का जो इलेक्शन है अगर उसको हम लोग नहीं इंटरफेयर करते हैं तो राइट टू इक्वेलिटी को ये अपोज करता है। लाइक पीएम एंड स्पीकर एंड ऑल द सिटीजन्स जितने भी ये कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन चाहे नहीं करते हैं सब लोग इक्वल हैं, तो ये राइट टू इक्वेलिटी के खिलाफ है। तो जुडिशरी ये चीज़ कहती है और इस जो अमेंडमेंट को है वो हटा देती है। ठीक है, तो इससे जुडिशरी की जो है सुप्रीमेसी फिर हम लोग को दिखती है। इन दिस केस जितने भी एलिगेशंस लगे रहते हैं इंदिरा गांधी पे बाद में वो हट जाते हैं। फिर जो है बेसिक इससे हम लोग को यही पता चलता है जितने भी केसेस अभी तक आए हैं जुडिशरी ने सिर्फ अपनी सुप्रीमेसी दिखाकर अपने उस सिचुएशन के हिसाब से चीज़ें ऐड कर दी हैं बेसिक स्ट्रक्चर में, लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया। और जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने देखा कि इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट लाया था वो भी हटा दिया उन्होंने, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द राइट टू इक्वेलिटी। नाउ अब केस आता है मिनर्वा मिल्स केस। एक्चुअली मिनर्वा मिल्स केस में जो जुडिशरी है इसमें जो है जुडिशियल रिव्यू को उन्होंने जो है ऐड कर दिया है बेसिक स्ट्रक्चर में कि जुडिशरी के पास ये पावर है। लाइक आर्टिकल 13 में भी हम लोगों ने देखा था कि कोई भी लॉ अगर गलत लगेगा तो वो उसको नल अवॉइड कर देगी, तो वैसे ही इसमें भी है कि जुडिशियल रिव्यू को जो है जुडिशरी ने इसमें पार्ट बना दिया था बेसिक स्ट्रक्चर का मिनर्वा मिल्स केस में 1980। उसके बाद हम लोग अगर थोड़ी सी अगर नेक्स्ट केस की बात करें, लास्ट केस वो है वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इसमें क्या है, इसमें जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे वो सब चैलेंज्ड होने लगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि जो ये लॉज बनाए गए हैं जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारे आगे के 1973 के केस के बाद जितने भी लॉज आएंगे उसमें लागू होंगे, पहले में नहीं। तो ये चीज़ जो है इसमें डिक्लेयर कर दी गई। और जनरली भी अगर हम लोग देखें तो इंडिया में जो भी लॉज हैं उनका प्रोस्पेक्टिव अप्लाई होते हैं, वो रेस्ट्रोपेक्टिव ऑपरेशन नहीं होता है उनका। तो इस हिसाब से जो है बेसिक स्ट्रक्चर इसमें ऐड हुआ गया और जुडिशरी जो है अपने हिसाब से चीज़ें बताती गई। और जुडिशरी की बहुत सी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बहुत से केसेस में जुडिशरी ने ऐसे अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है। लाइक नैनजैक भी आया था, लाइक आई डोंट रिकॉल 99th अमेंडमेंट था कि 100th अमेंडमेंट था, उसमें नैनजैक लाया गया था। एक्चुअली जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट होती है वो बहुत ही क्लोज्ड मैनर में होती है। तो उसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए लेजिस्लेशन ने नैनजैक लाया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन।
तो इसमें जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये चीज़ें लाई गई थी, बट जुडिशरी फिर इसमें इंटरफेयर करती है। वो कहती है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है एक बेसिक फीचर है, इसको आप वो नहीं कर सकते हैं। तो ये नैनजैक को भी जुडिशरी ने हटा दिया गया था, तो फिर हम लोग को सुप्रीमेसी एक देखने को मिलती है जुडिशरी की। अब अगर एक और एग्जांपल लेते हैं तो लाइक रिजर्वेशन। पहले में क्या होता था, जब जो पार्टी होती थी वो किसी भी एक कैटेगरी को ऊपर ऊपर ले जाने के लिए उसको रिजर्वेशन दे देती थी। तो लाइक इसमें भी रिजर्वेशन दे दो, उसमें भी रिजर्वेशन दे दो, 100% रिजर्वेशन ही दे दो, तो बचेगा क्या। तो इसमें जुडिशरी जो है फिर इंटरफेयर करती है और फिर कहती है कि जितनी भी सीट हैं उसमें से 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। लाइक 100% सीट है तो 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप इतनी ही दे सकते हैं 50%। तो इसमें जुडिशरी फिर इंटरफेयर करती है। लाइक रिजर्वेशन में जो है बैकवर्ड क्लासेस को जो है रिजर्वेशन मिलता है, लेकिन इसमें जो है ओबीसी में भी कई लोग हैं जो जिनके पास पैसे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेगा लोग, तो इसमें जो है जुडिशरी फिर से क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लेके आती है कि जो क्रीमी लेयर में लोग हैं, लाइक जहाँ तक आई हैव स्टडी कि 8 लाख से जिसकी भी इनकम जो है ज़्यादा होगी उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो हम लोग फिर से सुप्रीमेसी देखते हैं जुडिशरी की, फिर से जो है जुडिशरी जो है अपनी सुप्रीमेसी दिखाकर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लाकर फिर से इस डिफिनेशन को, रिजर्वेशन के डिफिनेशन को फिर से ब्रॉड कर देती है। तो देर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी। हम लोग को सारे केसेस में यही देखने को मिला है कि देर इज अ फाइट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, एंड यही होता है। जुडिशरी भी अपने डिसीजन से जो है एक अपने इंटरप्रिटेशन से कॉन्स्टिट्यूशन को एक आउटलुक देती है। लाइक अब रिजर्वेशन में वो लाइक डायरेक्टली अमेंडमेंट या रिजर्वेशन ये सब चीज़ें तो जुडिशरी नहीं ला रही है डायरेक्टली, बट अपनी डिफिनेशन देने से, अपनी चीज़ें इंटरप्रिटेशन लाने से वो एक तरह से कुछ ना करके भी कर रही है, तो वो अपनी सुप्रीमेसी दिखा रही है। तो ये जो है इसमें सारे लेक्चर में यही कवर होता है कि सुप्रीमेसी दिखती है जुडिशरी की। बेसिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग ने यही पढ़ा कि सिचुएशन के हिसाब से जुडिशरी को जो भी लगा वो ऐड करती गई अपने हिसाब से। लेजिस्लेचर भी ऐसे ही अमेंडमेंट लाते गए, और प्रियम्बल का आई हैव टोल्ड यू लेटर। सो आज का लेक्चर यही था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड वंस अगेन थैंक्स Rajnikant sir to giving me this opportunity to deliver this lecture, and thanks everyone for listening me. uh, if you if you have any input from your side, so you can add, and if you have any question you can ask. Thank you everyone. Thank you, Kavita, for such a comprehensive lecture on preamble and basic structure of constitution. Now the question and answer round is open. Anyone wants to ask any question or wants to comment on the topic, they can come forward and speak. You can ask your queries, or we have our faculty members also if anyone wants to put their comments. Anyone? हाँ, कोई सवाल नहीं आया अभी तक, और कविता ने काफ़ी शॉर्ट में ही इसको, आप जानती हैं, कम से कम 40-45 मिनट आपको बोलना था। खैर, आपका एफर्ट काफ़ी स्वागत योग्य है। अब जहाँ तक प्रियम्बल की बात है और बेसिक स्ट्रक्चर की बात है, तो देखिए, जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है एक डायनेमिक फिनोमिना है जो हमेशा चेंज होता रहता है। समटाइम्स सम इश्यूज आर इंक्लूडेड,
एंड समटाइम्स इट इज एक्सक्लूडेड। कई सारे जो डिसीजंस हैं उसमें ओवर्ट भी हुई हैं चीज़ें, और मैं देख रहा हूँ कि प्रशांत हैं, तो प्रशांत जो हैं वो हमारे लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्रशांत जरूर इनलाइटन करें, एटलीस्ट कम से कम इस विषय वस्तु पे वो अपना जो एक पैरेलल पर्सपेक्टिव है वो रखें, ताकि ये जो डिस्कोर्स है इसको और अच्छे से ब्रॉडन किया जा सके। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। गुड इवनिंग सर। दरअसल मैं लेक्चर को थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, और सबसे पहले तो मैं जो आज की मैं स्पीकर आपको थी बता दे रहा हूँ प्रशांत कि कविता, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर और उस पे है, प्रियम्बल पे था, तो आप थोड़ा इनलाइटन करें हम लोग को हाँ अपने प्रियम्बल वो पर्सपेक्टिव तो, से। हाँ वो मैं देखा था, प्रियम्बल एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कविता ने स्टार्टिंग से क्या कहा मुझे पता नहीं, लेकिन लास्ट का जो मैं 10 से 15 मिनट में सुना, काफ़ी अच्छा था। एक शॉर्ट में इन्होंने बहुत अच्छे से कहा। और ये बेसिक स्ट्रक्चर और प्रियम्बल एक खुद में ही एक बहुत वास्ट इशू है, वास्ट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको कि एक आवर के लेक्चर में कभी भी समअप नहीं किया जा सकता है। फिर भी तो प्रियम्बल के बारे में तो सब लोग में पॉलिटिकल साइंस के ही स्टूडेंट हैं और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं, लोगों तो इतना तो क्लियर होगा कि प्रियम्बल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक की है। बहुतों ने इसे की कहा, बहुतों ने इसे सोल कहा। और जहाँ भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में किसी पार्ट को इंटरप्रेट कर, जुडिशरी में भी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें प्रियम्बल से हेल्प लिया जाता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है हमारे हिस्ट्री में। और जहाँ तक की रही बात बेसिक स्ट्रक्चर, तो बेसिक स्ट्रक्चर एक अमेंडमेंट के बाद, जब अमेंडमेंट पे चर्चा होने लगा, जब आर्टिकल 368 पे चर्चा हुआ, और आर्टिकल 368 में फिर पहले केवल वो पावर था, फिर पावर एंड प्रोसीजर आया, दोनों दोनों चीज़ें उल्टी की गई। तो उसके बाद फिर तब मसला आया बेसिक स्ट्रक्चर का, उसमें कि फिर अमेंडमेंट हो सकता है तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। इसमें सबसे मेजर एक इशू उस समय उठा था कि whether parliament can rewrite the constitution, whether parliament has unlimited power to amend the constitution, पहला। दूसरा ये था कि क्या पार्लियामेंट फिर से रीराइट कर सकती है क्या। तो इसी इशू पर डिस्कस होते होते लास्टली फिर बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आया हमारा। इस कंटेक्स्ट में दो केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोलकनाथ का केस और एक केशवानंद भारती का केस। इस दोनों केस में गोलकनाथ को थोड़ा सा मतलब बोले तो गोलकनाथ, अब अगर एक थोड़ा सा इसको एनालाइज करें हम आज के कंटेक्स्ट में और 1973 के कंटेक्स्ट में जब केशवानंद भारती का जजमेंट आया था, इस दोनों कंटेक्स्ट में अगर कंपेयर करें तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही केशवानंद भारती के केस में ने बेसिक स्ट्रक्चर लाके एक एम्बिट बड़ा कर दिया हमारे अमेंडमेंट का, लेकिन अब उसके बाद से जो भी जुडिशियल इंसिडेंट हुई, जो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हुआ या फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद हमें फिर ऐसा एनालाइज करने के बाद लग रहा है कि फिर हम वापस गोलकनाथ की तरफ ही मुड़ रहे हैं, है कि नहीं सर? निकांत सर नहीं है क्या? हेलो Sir is there, but I think sir, he is not connecting now. That's ओके why. ओके ओके। तो सर अगर एक सर सॉरी टू इंटरप्ट, सर एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया कि केशव नंदा भारती केस को थोड़ा सा डिटेल में बताएं, अगर आप सर उस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं तो। अच्छा, देखिए केशवानंद भारती का केस 1973 में आया, और केशवानंद भारती देखिए ये इसको ठीक है, मैं शॉर्ट में इसको कोशिश कर रहा हूँ को इंटरप्रेट कर देने का, लेकिन केशवानंद भारती वो मोर देन 1000 पेजेस का वो जजमेंट है। केशवानंद भारती का केस जब 1970 केशवानंद भारती ऑफ केरला का केस था, तो वो मतलब 1000 पेज से भी ऊपर का वो जजमेंट रहा है। तो उसको बहुत ही शॉर्ट में मैं सिर्फ अभी फिलहाल इतना ही बताऊंगा उसमें केशवानंद भारती के रिगार्डिंग, कि जब गोलकनाथ का हेलो हेलो Yes, sir, you are audible. You are audible, sir.
आई थिंक सो प्रशांत सर डिस्कनेक्ट हो गए, ही विल जॉइन सून। हेलो। यस कविता। कैन आई टेल द केसवा भारती केस? या यू श्योर, यू कैन कंटिन्यू। ओके। सो केशवा भारतीनन के केस को एक्सप्लेन करने की जहाँ तक बात हो रही है, तो ये 1973 में हुआ था। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि 1971 में जो लेजिस्लेचर है, उन्होंने एक अमेंडमेंट वो लेकर आया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट। yes Kavita, continue, I will join you, continue. ओके सर। सो कविता लाइक कंटिन्यू, मैंने कविता लेक्चर में कंटिन्यू। बताया था कि ओके, सो लाइक लेक्चर में मैंने बताया था कि 1971 में जो लेजिस्लेचर है वो एक अमेंडमेंट लेके आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को जो है लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है। तो ये चीज आती है। बट 1973 में केशवा भारतीनंद केस में जो सुप्रीम कोर्ट, ये केस बहुत लंबा चला था और बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट भी है, बिकॉज इसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा कि ठीक है, आप अमेंडमेंट लेके आए हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकते हैं, बट जो लाइक बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, लाइक प्रियम्बल में भी वो चीज लिखी गई है, लाइक रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, ये सब चीजें आप टच नहीं कर सकते हैं। अगर एक एग्जाम्पल से हम लोग समझे, जैसा कि मैंने अभी दिया था कि लाइक सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मैं आपको बिल्डिंग बनाने की पावर देता हूँ, बट उसके जो पिलर्स हैं वो आप उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उसी पर खड़ा है। लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस पिलर पे खड़ा है। तो आप चाहे तो फ्लोर्स बढ़ा सकते हैं, कलर उसको कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट आप उस पिलर्स को टच नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट जो है केशवा भारतीनंद केस में आया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। Anyone else wants to ask any question? Sir, I have explained. You can join. ओके नहीं, यू हैव बेटर एक्सप्लेन्ड। बस वही था कि केशवानंद भारती जो इसमें तो सारे लोग तो ये चीज तो जानते ही होंगे कि इसे फंडामेंटल राइट केस भी कहा गया। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता भी है कि व्हिच केस इज पॉपुलरली नोन एज फंडामेंटल राइट केस। तो यही केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस था 1973 का, जिसको फंडामेंटल राइट केस कहते हैं। मेनली इसमें जहाँ तक कि कविता ने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कि इसमें जो केरला का एक लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1963 का, उसको इसमें चैलेंज किया गया था, उसकी वैलिडिटी को, उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। हुआ यूं ही था कि उन्होंने बताया ही ऑलरेडी कि नाइन्थ शेड्यूल एक बनाया गया कि जिसमें नाइन्थ शेड्यूल में अगर किसी भी एक्ट को या किसी भी लॉ को आप डाल दे तो उस पर आप जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते थे, ऐसा था। तो उसी वजह से ये केरला लैंड रिफॉर्म जो था उसको अमेंड करके 1971 में नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया गया, जो कि 29th अमेंडमेंट एक्ट में आया था। तो जब उसमें डाल दिया तो फिर उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया, इसी में मेजर क्वेश्चन इस केस में यही था कि वेदर द पार्लियामेंट हैज पावर conferred to parliament, amending power conferred to parliament under article 368 is unlimited or what is its extent। तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से इसमें जो एडवोकेट थे उन्होंने इसमें क्लेम किया और कहा कि जो अमेंडमेंट पावर है, अमेंडिंग पावर है ये पार्लियामेंट का, ये अनलिमिटेड है। इवन इसके पास ऐसा कहा जा सकता है कि इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन को एक बहुत हद तक बदल भी सकता है।
वहीं दूसरी तरफ जो पिटिशनर केशवानंद भारती के एडवोकेट थे, उन्होंने ये कहा कि ऑल्दो इट्स क्लियर दैट अमेंडिंग पावर इज वाइड बट इट्स नॉट अनलिमिटेड and under article 368 parliament cannot destroy the basic feature of the constitution. basic structure तो इसमें बाद में नाम, ये टर्म बाद में आया, इससे पहले बेसिक फीचर ही चलता था। तो ये 13 जजेस का बेंच था, इसमें फिर 13 जजेस का बेंच था और 11:2 के रेशियो में ये जजमेंट आया। 11:2 के रेशियो में, इसको लीगल टर्म में इसको मैं बोल दिया, इसको एक लेमैन के लैंग्वेज में आप ये समझ सकते थे कि 11 जजेस जो थे, एक वो मेजोरिटी में थे, यानी उनका व्यू एक था, और उसमें 2 जजेस थे, उनका माइनॉरिटी ओपिनियन था इसमें। और ये जो मेजोरिटी का व्यू था, उन्होंने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल किया और कहा कि पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड, except parliament could not disturb or could not destroy the basic structure of the Indian constitution। और फिर टाइम टू टाइम इसमें बेसिक स्ट्रक्चर बहुत सारा आता गया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सारे केसेस आए। इसको एक मतलब अभी आज के डेट में एक कंसाइज फॉर्म में, जैसा कि सर ने बोला कि ऐसा नहीं है कि ये कंक्रीट फॉर्म में एक लिस्ट बना हुआ है कि बस यही बेसिक स्ट्रक्चर है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर में बहुत चीज़ें विद पैसेज ऑफ टाइम एंड विद डिमांड ऑफ टाइम बेसिक स्ट्रक्चर में चीज़ें जुड़ रही है। और उस जैसे सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया हो गया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हो गया, जुडिशियरी हो गया, सेकुलर एंड फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और ये जो लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का जो पावर का डिमार्केशन है, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। तो खैर बहुत है, आगे और कोई क्वेश्चन हो तो फिर इसमें रेज कर सकते हैं। सर कैन यू एक्सप्लेन, लाइक मैंने अपने लेक्चर में कहा था कि देयर इज़ अ फाइट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जैसे जैसे केसेस हम लोग देखते गए हैं तो जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है वो अपने आप को सुप्रीम दिखाने की हमेशा से कोशिश किया है। जैसे कि हम लोगों ने केसेस में देखा है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। सर आप लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। जुडिशियरी, आप एग्जीक्यूटिव बार बार बोल रही हो यहाँ। So that only I was asked. देखिए, ये कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट हमेशा से रहा है, आज से नहीं। जब से हमारा ये इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ, बना और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे एग्जिस्टेंस में आया 1950 में, उसके बाद से ही जुडिशरी और लेजिस्लेचर में कन्फ्लिक्ट रहा। पहले हम लोग बोलते थे या पहले कहा जाए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर भी है। लेकिन आज के डेट में ऐसा है कि हम लोग अगर उसको थोड़ा सा अगर क्रिटिसाइज करते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कमिटेड जुडिशरी भी कहते हैं। कभी कमिटेड जुडिशरी कहते हैं, कभी कंट्राडिक्टेड जुडिशरी भी कहते हैं। ये दो टर्म कभी कभी यूज किया जाता है, डिपेंड करता है कि जो सिटिंग जजेस हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो सिटिंग जजेस हैं जिनके बेंच में कोई केसेस पेंडिंग है, उनका गवर्नमेंट के साथ कैसा रिलेशन है और उनका थॉट क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि प्रोनाउंसमेंट कैसा होता है। नॉर्मली जब आप थ्योरी ऑफ जस्टिस भी देखेंगे तो उसमें ये जूरिस्प्रूडेंस की चीज़ें, उसमें भी आपको देखेगा कि जजेस के थॉट्स पे, उनके नेचर, बिहेवियर, उस पे प्रोनाउंसमेंट उस पर डिपेंड करता है। तो कमिटेड जुडिशियरी इन द सेंस कि आज अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर, लाइक मतलब जुडिशियल ऑफिसर कहना गलत होगा, सुप्रीम कोर्ट जजेस बोले, और हम एपेक्स कोर्ट की ही बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें फिलहाल अभी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो सिटिंग जजेस हैं, अगर कमिटेड जुडिशरी का एग्जांपल मैं बताऊं तो उसमें यह होता है कि आज वहां जो सिटिंग जजेस हैं वो गवर्नमेंट के फेवर में अगर कोई डिसीजन ला रहे हैं तो फिर कल के डेट में पोस्ट रिटायरमेंटल बेनिफिट वो खोज रहे हैं, और पोस्ट रिटायरमेंटल बेनिफिट नॉर्मली मिलता है। जैसे पी सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो चीफ जस्टिस भी रहे हैं। अब देखे होंगे कि उनका पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ कितना अच्छा रहा कि वो जैसे वहां से रिटायर हुए और उनको केरला का गवर्नर बना दिया गया। और ऐसा ही नहीं रहा, उसमें डी सुब्बाराव भी थे इसमें केशवानंद भारती के केस में। वहाँ भी उस टाइम भी देखा गया कि सुब्बाराव फिर बहुत सारा इलेक्शन भी कंटेस्ट किए थे, उनको फिर फेवर भी बाद में मिला था। तो
तो ये चीज़ें हमेशा रहा है कि कमिटेड जुडिशियरी का मतलब जुडिशियरी कमिटेड रहती है स्टार्टिंग से ही, और कंट्राडिक्टेड जुडिशियरी भी रहती है कि जब उसका गवर्नमेंट से अच्छा टर्म ना हो तो फिर वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी डिसीजन देती है। अभी आप उसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, जब बात अपने पर आती है जुडिशियरी की, जब 99th अमेंडमेंट में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके लेजिस्लेचर ने लाया कि चलो इसमें मेन इंटेंशन ये था कि अभी जो जुडिशरी का जो ट्रांसफर, पोस्टिंग और अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट जजेस का होता है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस का या हाईकोर्ट जजेस का ट्रांसफर, पोस्टिंग और उसका एलिवेशन, हाईकोर्ट के जजेस का सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होता है। तो ये चीजें अभी एक कोलेजियम सिस्टम बना हुआ है जुडिशियल सिस्टम में। तो उस कोलेजियम सिस्टम को खत्म कर पार्लियामेंट ने ये सोचा कि क्यों ना एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना दिया जाए और उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन रहा जाए, उसमें मेंबर ये लोकसभा सॉरी विपक्ष के नेता यानी जो विपक्ष के हेड थे वो थे, और स्पीकर भी थे, और उसमें ये प्रधानमंत्री भी एक मेंबर थे, और नहीं सॉरी प्रधानमंत्री मेंबर नहीं थे, उसमें लॉ मिनिस्टर मेंबर थे, और प्रधानमंत्री फिर 2 लोगों को अपॉइंटमेंट करने का प्रधानमंत्री को पावर था कि उसमें 2 मेंबर ऐसे होंगे जो प्रधानमंत्री अपॉइंट करेंगे। तो इसमें देखा जाए कि मोस्टली इसमें नॉन जुडिशियल मेंबर ही इंटर कर रहे थे, यानी लेजिस्लेचर के मेंबर इंटर कर रहे थे, पॉलिटिशियन इंटर कर रहे थे। तो इसमें कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर का इंटरफेरेंस होता। तो अपने आप को इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी दिखाने के लिए कि हम जो है सो आर्टिकल 50 में लिखा है कि जो तीनों का इंडिपेंडेंस है, तीनों का सेपरेशन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का, और हमारा ये बेसिक स्ट्रक्चर भी है कि जुडिशरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए वो बेसिक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो रहा है उस अमेंडमेंट एक्ट से, तो उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया 99th अमेंडमेंट को ही, और वो हमारा कमीशन ज्यों का त्यों रह गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंट्राडिक्टेड जुडिशरी था कि जब भी उसको अपने पे बात आई, उसके अपने अस्तित्व पे थोड़ा सा भी खतरा दिखा, तो वो सरकार के अगेंस्ट भी जाकर डिसीजन दे दिया। और फिर अभी तक गवर्नमेंट को हिम्मत नहीं हुई है कि फिर वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जैसा कोई भी चीज लाए। और फिलहाल बात चल रही है फिर अभी ऑल इंडिया जुडिशियल कमीशन के लिए। अभी हर एक स्टेट में जो लोअर कोर्ट में जो जजेज होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो हर एक स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो इस पे फिर बातें चल रही है कि क्यों ना इसको फिर जैसे आईएएस का एग्जाम होता है या सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है जिसमें आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और आईएफएस ये चार रैंक निकलता है, तो उसी तर्ज पे क्यों ना ऑल इंडिया जुडिशियल एग्जामिनेशन भी कंडक्ट कराया जाए और वहां से फिर हर एक स्टेट में फिर एक स्टेट कैडर मिले और फिर उसके थ्रू इसका अपॉइंटमेंट हो। तो इस पे बात चले, लेकिन अभी भी जुडिशरी इस ऑल इंडिया जुडिशियल अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट है। तो जब बात इसके अपने अस्तित्व की आती है और जब बात अब इसके अपने अस्तित्व के जब भी इसको अपने अस्तित्व पे खतरा दिखता है तो जुडिशरी वहाँ कंट्राडिक्टेड जुडिशरी हो जाती है। और जहाँ जजेस को अपना बेनिफिट लेना होता है तो फिर कमिटेड जुडिशरी बनकर गवर्नमेंट के फेवर में डिसीजन देती है। और ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों पे क्लैश भी रहा है और दोनों के रजामंदी से भी ये चीजें होती रहती है। तो इसलिए हम लोग और आप लोग अगर ये कह दें कि खुद को सुप्रीम दिखाने के लिए जुडिशरी ऐसा करती है तो वो भी जल्दीबाजी होगी और वो भी गलत होगा। या फिर ऐसा कहा जाए कि लेजिस्लेचर सुप्रीम होना चाहती है तो ये भी गलत होगा। ये कमिटेड और कंट्राडिक्टेड वाला रिलेशन है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर का। Am I clear? Okay, thank you, sir. You explained very well. हेलो। हाँ बोलिए ओमनी। अच्छा, गुड इवनिंग सर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कविता, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू एक्सप्लेन इट इन ए वेरी ब्रीफ मैनर। सर अभी आपने भी और जैसे कविता ने भी क्वेश्चन रेज किया था लेजिस्लेटर और जुडिशरी के कन्फ्लिक्ट के ऊपर। सर ये पूरा मतलब केस पढ़ के और बेसिक स्ट्रक्चर की बातें पढ़ के ऐसा समझ में आता है कि ये जो आज हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इवन दैट टाइम भी जब बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आया ये कहीं ना कहीं रिजल्ट था लेजिस्लेचर और जुडिशरी के कन्फ्लिक्ट का। ऐसा क्यों सर? मुझे लग रहा है इसके पीछे कुछ रीजंस ये हैं कि पहले तो हम देखते हैं कि कैसे जुडिशरी वन बाय वन करके गोलकनाथ, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, प्रिवी पर्स के जितने भी अध्यादेश थे सुप्रीम कोर्ट ने वन बाय वन रिजेक्ट किया। और उस टाइम पे सेंटर में इंदिरा गांधी की जब गवर्नमेंट थी उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, पर जैसे ही 1971 के इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी 352 सीट से उनको मेजोरिटी मिलती है, जीतती है वो, और हालांकि उसमें कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और फिर लगातार
एक साल के अंदर 24, 25, 26 और 29 अमेंडमेंट लगातार कर दिए जाते हैं। फिर 1972 में जैसे ही केरल लैंड रिफॉर्म एक्ट इंक्लूड किया जाता है 9 शेड्यूल में, तभी केशवानंद भारती केस अगेंस्ट मतलब फाइल किया जाता है 29, 24, 25 अमेंडमेंट के। तो रिजल्ट में तो जुडिशरी 24, 25 और 29 को करेक्ट बोल देती है, लेकिन उस टाइम का जो जुडिशरी का ये स्टेटमेंट था कि संविधान आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, ओमनी डिस्कनेक्ट हो गई है। आप नहीं वो अभी उसका सबमिशन कंप्लीट हुआ नहीं था। वो मेनली कहना क्या मतलब कुछ क्या पूछना चाह रही थी या क्या कहना चाह रही थी? एनीवन जी सर, एल्स? we can wait for her if she will join. तब तक और किसी के मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो रख सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। हेलो। Yes, Omni, you are audible. You can submit your question. हाँ, तो उसमें फिर जो जुडिशरी का ये स्टेटमेंट था कि संविधान के पास संविधान की तो शक्ति है, लेकिन संविधान बनाने की शक्ति नहीं है, जैसे कि सर ने भी मेंशन किया था। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जब ये केशवानंद भारती के टाइम पे, केस के टाइम पे जस्टिस SM सिक्री रहते हैं, उनके रिटायरमेंट के बाद किस तरह से जो पावर का एक शिफ्ट दिखता है। पावर का शिफ्ट मतलब कि पावर एकाएक डिक्टेटर में शिफ्ट होते हुए हमें दिखती है। और इसका एग्जांपल हम जुडिशरी से लिंक करके देख सकते हैं, क्योंकि जजेस के अपॉइंटमेंट का बेसिस रहता था कि सीनियर मोस्ट जजेस को अपॉइंट किया जाए, लेकिन उसके बाद फिर AN रे को CGI बनाया जाता है। और कैसेस 19 पीरियड के मंथ में किस तरह से वॉयलेशन होता है लॉस का, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में भी देखा जा सकता है। तो सर, इस पर आपका क्या कमेंट है कि ये जो हमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात निकल के आई है, ये इंटेंशनली ना होकर एक कंफ्लिक्ट के तौर पे हमें बस मिल गया, बाय चांस हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर गिफ्ट मिल गया, अदरवाइज तो ये पूरा कंफ्लिक्ट ही चलता रहा। और हमने कई बार पॉलिटिक्स में भी देखा कैसे किंग मेकर के गेम से पूरी पूरी पॉलिटिक्स चेंज हुई। उसके बाद जुडिशरी ने भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ये स्ट्रक्चर वाली कंसेप्ट लाया सामने। सर, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? बिल्कुल, वो दौर ही ऐसा था इंदिरा गांधी के रीजन में। वो दौर ही ऐसा था कि जो एक स्टार्टिंग से क्या हुआ कि एक मतलब जुडिशरी काफ़ी फेवरेबल रही गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के लिए। लेकिन फिर जब बात आई थी, फिर जब वो उस समय एन रे को सुपरसीड करके सब मतलब एन रे को ही CGI बना दिया गया और 2 सीनियर मोस्ट जजेस को सुपरसीड कर दिया गया था। उनको पीछे छोड़ते हुए इन दोनों एन रे को बना दिया गया था CGI, क्योंकि एन रे काफ़ी मतलब उन गवर्नमेंट फेवरेबल थे, इसलिए एन रे को लाया गया था। तो उसके अगेंस्ट में, उसके प्रोटेस्ट में HR खन्ना थे जो जजेस थे जिन्हें बनना था CGI। HR खन्ना ने रिजाइन भी दे दिया था उस समय और एन रे को लाया गया। तो बस इंटेंशन सिर्फ यही था कि जुडिशियरी लेजिस्लेचर के क्लच में रहे, लेजिस्लेचर के मुट्ठी में रहे और लेजिस्लेचर का पूरा कंट्रोल रहे जुडिशियरी पे। तो फिर ये जो कंट्रोल अब एक होता है ना कि अभी कंट्रोलिंग, अगर आज के कंटेक्स्ट में हम देखें जो हमारी गवर्नमेंट है, तो कंट्रोलिंग अभी भी कहीं ना कहीं है। जो अभी का प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अभी एक कंट्रोलिंग पावर दिख रहा है जुडिशरी पे। अगर आप इसका जो केसेस हुए हैं उन जुडिशरी प्रोनाउंसमेंट रहे हैं, उस प्रोनाउंसमेंट को अगर आप देखिएगा तो वहां से कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि गवर्नमेंट का एक जो इंटेंशन रहा है, उस इंटेंशन के फेवर में जजमेंट आया है। और हर एक चीज, और ये गवर्नमेंट काफी चालाकी से आप देखते होंगे कि कोई भी ऐसा लीगल इश्यूज रहा हो तो खुद से उस पर ऑर्डिनेंस या खुद से वो उस पर एक्ट ना लाकर जुडिशरी के पाले में गेंद डाल दे रही है, और ताकि जुडिशरी इस चीज को बोले और सारा फिर जुडिशरी के ऊपर रहेगा। गवर्नमेंट के ऊपर इस तरह का कोई ब्लेम नहीं आएगा कि गवर्नमेंट ने ऐसा किया। तो वो अभी क्या है कि एक बैलेंस्ड नेचर में कंट्रोल है
कि जो कि अभी डिसबैलेंस नहीं हुआ है। जब आप किसी भी चीज को लेके अगर अपने हाथ में मुट्ठी में लेकर जोर से दबाओगे तो एक लिमिट तक अगर दबाते हो तो वो चीजें रहती है। अब फूटने वाली चीजें अगर जोर से दबा दोगे तो वो चीजें फूट जाती है। तो वही चीजें हैं, वो एक मिट्टी का एक बर्तन जैसे आप हाथ में लेके उसे जोर से दबा दो तो वो टूट जाएगा। और जब तक उसे आप एक लिमिट तक उसे थ्रेशोल्ड लिमिट तक उसे प्रेस करते हो तो वो टूटती नहीं है। तो वही चीजें ठीक उसी तरह का वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर का भी है कि कंट्रोलिंग लिमिट जो है एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, उस लिमिट तक अगर कंट्रोल कर रही है ये गवर्नमेंट, तो जुडिशरी भी उस लिमिट में रह के चलो ठीक है डिसीजन दे देती है। नहीं तो जब वो ज्यादा जोर से उसे दबाया जाता है तो फिर वो बर्स्ट होता है। वही चीजें हुई उस टाइम भी, तो बर्स्ट हुआ तो फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो चीजें आई। और एक सही बोला उन्होंने, एक बहुत अच्छा टर्म दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर एक गिफ्ट के रूप में मिला है, कि जो बाद में फिर एक अभी भी वो और ऐसा रहा है कि अभी भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल माना गया है और अभी तक लोग उस बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन पे चल रहे हैं और हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम या हमारी जुडिशरी भी चल रही है उस पर और बेसिक स्ट्रक्चर को मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट का ही एक कंसिक्वेंस ये रहा है। लेकिन फिर उसके बाद हमें ऐसा कन्फ्लिक्ट, ऐसा इतना जबरदस्त वाला कन्फ्लिक्ट कहीं कभी भी देखने को नहीं मिला। और वो हिस्ट्री में हमारा पहला इंसिडेंट था कि जब एएन रे को वहाँ 2 जजेस को, सीनियर मोस्ट जजेस को सरपास करके सीजीआई बना दिया गया था। उसके बाद ऐसी चीजें नहीं हुई है अभी। तो बस वही मैं बताया ना, अभी कमिटेड और कंट्राडिक्टेड वाला रिलेशनशिप चल रहा है जुडिशरी और लेजिस्लेचर का। सर एक प्रश्न मेरा और है कि जैसे कि अभी आपने बताया कि उस टाइम के बाद से हमें चीज़ें उस तरह से नहीं देखने को मिली, लेकिन फिर भी हम जब देखते हैं कि हम एक प्रोसीजरल फॉर्म में आगे बढ़ रहे हैं, तो भले उस तरह से हमें चीज़ें ना देखने को मिल रही हो, लेकिन फिर भी जो इनपुट रहना चाहिए जुडिशरी का, जैसे हम बेसिक स्ट्रक्चर की जब बात कर रहे हैं तो वो बात हो रही है इंडियन पीपल्स की, सिटीजन्स की। और अभी हमने रिसेंटली देखा फादर स्तन स्वामी का जो केस आया, उसमें एक तरह से जुडिशरी की हमें साइलेंस देखने को मिली। और जो सेंटर है, सेंटर में जो पावर है, वहां पे मिसयूज देखने को मिल रहा है एक तरह से। तो ये मतलब एक तरह से फॉर्म चेंज हो गया, चीजें उस तरह से नहीं आ रही लेकिन फिर भी इंटरप्रेट होती चली जा रही हैं। तो ये तो आपको सब जगह मिलेगा। आपको केवल आप ये चीजें इंडिया में ही नहीं, आपको अब्रॉड में भी ये चीजें दिखेगी। और ऐसा रहा है कि जुडिशरी कहीं ना कहीं है, कमिटेड भी है, अभी भी कमिटेड है जुडिशरी। वही मैं बोल रहा हूँ कि और आपने भी बताया कि एक प्रोसीजरल फॉर्म में और एक टैक्टिकल वे में बढ़ रहा है और प्रॉपरली एक टैक्टिक्स के साथ डील किया जा रहा है एक लेजिस्लेचर का जुडिशरी के साथ। जो कि अभी उस तरह का एक कन्फ्लिक्ट जो कि किसी को भी कुछ पहले ऐसी चीजें हुई भी थी, लेकिन वो चीफ जस्टिस के अगेंस्ट था। जब 4 जजेज आके इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था कि 4 जजेज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने, और सुप्रीम कोर्ट प्रेमाइसेस में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो ये थोड़ा सा था उस समय का जो कि एक थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट दिखा था, लेकिन वो सीजीआई के अगेंस्ट था। उस समय सीजीआई आई थिंक दीपक थे ना, शायद दीपक थे सीजीआई। तो उनके अगेंस्ट ये चीजें थी। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसा फिर कन्फ्लिक्ट हमें नहीं मिला है। अब ये इस चीज से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि जुडिशरी कमिटेड रोल प्ले करती रही है और कर रही है। Thank you, Prashant sir. Anyone else want to ask any question? चलिए, अब लगता है Anyone? किन्हीं के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। अब वाइंड अप कर सकते हैं सेशन को। Yes, sir. We can wind up the session.
Thanks a lot, Kavita, for delivering such a nice lecture on preamble and basic structures of Constitution. Special thanks to Prashant sir for his special presence and delivering such a insightful comment. And we are very lucky to have you, sir. Thank you, Rajnikant sir, also. And thank you everyone for attending today's lecture and cooperating with us. We will meet in our next lecture. Thank you.